नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात कंझावला केस की। गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद मृत्यु के मामले में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आज लड़की के घर के बाहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त था। ये कदम एहतियातन उठाया गया। लड़की के शव को दोपहर घर लाया गया था और अब कुछ देर पहले अंतिम संस्कार के लिए मंगोलपुरी शमशान घाट ले जाया गया है। यहाँ पर इस समय अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहरहाल आज पता चला कि 31 की रात मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी थी। नए साल की शुरुआत के बाद एक नए सीसीटीवी में दोनों दोस्त साथ नजर आ रही हैं, फिर दोनों साथ बैठकर निकल जाते हैं, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना में वो लड़की भी, दूसरी लड़की भी उसको चोटें आई, मामूली तौर पर घायल हुई, जिसके बाद वो डर के मारे, उसका कहना है, वो घर चली गई थी। और आपको बता दें, आज मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान नहीं हैं। सिर, रीढ़, बाएं फीमर दोनों निचले अंगों में चोट की बात है। मौत के से पहले चोट की वजह से सदमा और रक्तस्राव हुआ है। ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई सभी चोटें वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हैं। अंतिम रिपोर्ट जल्द मिलेगी। अभी एफएसएल रिपोर्ट का भी इंतजार है। मेडिकल बोर्ड के जरिए हुआ था ये पोस्टमार्टम। तो ये ऐसा मामला है जिसपे तमाम राजनीतिक दल भी जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेतागण पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले चंद्रशेखर भी हमारे पहुंचे, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, समय निकालने के लिए। आप आज पीड़िता के घर गए थे, परिवार वालों से मिले थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। मैं गया था आज परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि कल उनका पत्र और उनकी वीडियो मुझे मिली थी। मैं महाराष्ट्र था, कल रात में लेट नाइट पहुंचा, आज सुबह उनके परिवार से मिलने के लिए गया। उनकी माँ से, उनकी बहनों से, उनके भाइयों से मिला, और क्योंकि परिवार की इकलौती ऐसी मेंबर थी वो जो उस परिवार को संभाल रही थी, आज वो उनके बीच नहीं है, तो उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है। वो बड़े सदमे में, बड़ी उम्मीदें उनकी टूटी है कि घर की जो संभालने वाली, कमाने वाली बेटी थी वो दुनिया में नहीं। तो उनके आंसू जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी उन्हें एक उम्मीद है कि उनको न्याय मिले। पुलिस की थ्योरी पे, कई थ्योरी पे उनको भरोसा नहीं है। मैं जब गया तो उन्होंने मेरे सामने भी वो बात रखी। एक बड़ी समस्या ये थी कि हमने कई मामलों में देखा देश के अंदर कि पहले अपराधियों को पकड़ा जाता था, लेकिन अब पीड़ित परिवार को इस तरह से बंद किया जाता है कि कोई उनसे मिल नहीं पाएगा, मीडिया उन तक पहुंच नहीं पाएगी। आज कुछ ऐसा ही माहौल मुझे उनके घर पे देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से बात करना चाहते हैं, वो जो शंका है वो जाहिर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन। उनकी बात मैंने मीडिया के सामने भी बाहर आके रखी, लेकिन पुलिस ने इस तरह का माहौल बनाया कि वो डर के साए में। उनकी मांग थी, शायद मुझे लगता है कि अभी जैसे आपको मैं देख रहा था अभी, तो शायद उनकी वो मांग शायद पूरी की गई। मैंने रिक्वेस्ट की थी पुलिस से भी कि वो जो घर जहाँ पे अभी वो थे, वो घर उस बच्ची ने अपनी मेहनत से बना, एक एक ईंट में उसकी मेहनत लगी हुई, उसका खून पसीना लगा हुआ। तो परिवार चाहता था उस दरवाजे से उसकी जो है उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो, लेकिन वो अंतिम संस्कार करना चाहते थे जहां मंगोलपुरी में वो रहते, वाई ब्लॉक से। तो पुलिस में और उनमें सामंजस्य नहीं बन रहा था। मैंने सीनियर अधिकारियों से बात की कि हमें उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहिए, पुलिस को चाहिए कि कोई इस तरह खतरे का मामला नहीं है, तो अंतिम संस्कार कराने में परिवार मदद कर रहा है, तो आप लोग मदद कराओ। संभवतः मुझे लगता है पॉसिबल है कि अभी उनकी इस मांग को माना गया। और उनकी शंका थी पुलिस की थ्योरी पे, जैसे अभी एक नई आज घटना सामने आई कि पीड़िता के साथ एक साथ लड़की और थी। ये जानकारी मैंने उनको दी कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की और सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की और उनके साथ नजर आ रही है, जिसमें उनका विवाद होता है, कई चीजें दिखाई दे रही है, जिसके साथ ही वो वापस आ रही है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई लड़की है तो पिछले 3 दिन में, वो उसके साथी है, दोस्त है, तो उसने पिछले 3 दिन में हमें तो कोई संपर्क नहीं किया। अगर वो उसके साथ घटना के समय मौजूद थी, इतनी बड़ी घटना हुई, अकॉर्डिंग टू पुलिस की वो गाड़ी के एक्सल में फंस गई और वो खींचते हुए चली गई, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया?
तो ये बड़ी जो है कॉन्स्पिरेसी है, और उसको लेके परिवार में एक डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं जो है आरोपी छूट जाएं और उनकी बच्ची को न्याय ना मिले। मैंने उनसे वादा किया कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे लीगल्स के टीम भी गई थी, मैंने अधिकारियों से बात की कि सबसे पहले तो उसमें जो 302, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मैंने सुना, भी पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना है कि वो एक्सीडेंट के बाद जो घसीटने से उसकी डेथ हुई, तो वो कॉज ऑफ डेथ जो है, जो वो घसीटना हुआ, तो जो ये इसमें 302 जो है ना ऐड होनी चाहिए, एक्सटेंड 302 को करना चाहिए। फिर जो इन अधिकारियों के संज्ञान में, क्योंकि दिल्ली है, कोई गांव नहीं है, कोई यूपी बिहार का कोई ऐसी जगह नहीं, उड़ीसा की, जहां इतना जो है परेशानियां हो या इतने रिसोर्स ना हो। दिल्ली है देश की राजधानी, यहाँ दुनिया के लोग रहते हैं। अगर दिल्ली में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और 22 बार कॉल करने के बाद पीसीआर जो है वो उधर से उस तरह का रिएक्शन नहीं देती है, उस तरह का जो है एक मदद का जो है माहौल नहीं पैदा करती, आती नहीं है। 3 बार, जैसे चशनदीप ने बताया कि 3 बार 3 पीसीआर मिली, पर किसी ने भी रोका नहीं। उसको लेके परिवार के अंदर एक जो है ना एक असुरक्षा की भावना बनी हुई है कि भाई ये पुलिस ने ऐसा क्यों किया। और मैं समझता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना जो है घटी। अगर ये एक्सीडेंट ही था, चलिए हम सोच रहे थे एक बार एक्सीडेंट था, तो हमें अगर हम कोशिश करती पुलिस, तो शायद उस बच्ची को बचाया जा सकता था, उसको छोटी मोटी चोट लग जाती। लेकिन एक बेटी का जीवन और उस वो जो मूल्य है, न्याय के लिए जो मूल्य है, उनको हम लोग संभाल पाते, उनमें जो है ना विश्वास पैदा कर पाते दिल्ली पुलिस के प्रति। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आज 9 वर्ष के पहले दिन, मतलब पूरा देश जश्न मना रहा है, और दिल्ली की हाईटेक पुलिस जो है 1-1.5 घंटे तक जो है अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहती है, अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था पे। तो ये भी उनका डाउट है जी। एक और सवाल बस संक्षेप में उसका जवाब कि किस तरह से मदद करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के नेतागण भी वहां पे पहुंचे थे, न्यायिक मदद की बात कही जा रही है, आर्थिक मदद की बात की जा रही है। अब यही अकेले कमाने वाली थी, आप किस तरह की मदद, आपकी पार्टी किस तरह की मदद कर सकती है इस परिवार की? देखिए, सरकार से भी हमने मांग की है, क्योंकि सरकार गार्जियन है यहाँ दिल्ली में। हमने उनसे मांग की है कि वो परिवार को अकेला ना छोड़े। हम लोग भी अपनी तरफ से जो मदद हमसे बन रही है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद दिल्ली की गवर्नमेंट के लोग भी शायद उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी शायद कुछ अनाउंस किया है। ये एक जिम्मेदारी बेटियों को सुरक्षित रखने की दिल्ली में, इसके लिए मदद के साथ साथ हमें जो न्याय की उम्मीद है उसको कमजोर नहीं पड़ने देना है। क्योंकि निर्भया यहाँ हुआ, एक नागल का मामला हुआ, हमने पहले भी उस पर चर्चा की थी, हाथरस हुआ, कई बार महिलाओं के मामले में जिस तरह से जो है सावधानी नहीं बरती जा रही। हमें इस पर स्ट्रांगली दिल्ली पुलिस को कुछ अच्छा काम करना चाहिए और एक ऐसा माहौल दिल्ली में बनाना चाहिए कि यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करें, जो कि आज दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी का काम है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके अंडरटेकिंग में दिल्ली पुलिस, उनको उठानी चाहिए। राजनीति से अलग हटके हमें सब लोगों को इस तरह का माहौल बनाना चाहिए और न्याय की मांग को मजबूत करना चाहिए कि पुलिस के प्रति जो विश्वास है और जो न्याय की उम्मीद है वो कमजोर ना पड़े। बिल्कुल चंद्रशेखर, पुलिस के कार्रवाई से कमजोर पड़ी। जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो परिवार के साथ आपकी बातचीत हुई, जो उनकी शंकाएं, उनकी परेशानियां हैं, हमसे साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, रवीश रंजन शुक्ल और सीमा समृद्धि, जो लगातार महिलाओं के अधिकारों के मामलों में जो इस तरह से मामलों में जुड़ती हैं और न्याय की एक सोच देती हैं, तो उनके पास भी चलेंगे। मुझे रवीश दिख रहे हैं। पहले रवीश, सीमा, हम रवीश से सुन लेते हैं इस समय सबसे पहले जल्दी से। रवीश, आप कहाँ पर मौजूद हैं? बताया जा रहा है इस समय मंगोलपुरी में अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या स्थिति वहाँ पे, क्या जानकारी आप दे सकते हैं इस समय इस मामले में? आज देखिए, भारी सुरक्षा बंदोबस्त में अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है और आज सुबह से जो है, जो उनका घर है जहां पे बाकी परिवार था, वहां पर भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त लगे हुए थे। जैसा आप जान रही हैं कि सोमवार को कुछ लोगों ने सुल्तानपुरी थाने में जाके तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। तो इस पूरे वाक़ये पर जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है, उससे आस पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। नाराज़गी परिवार भी प्रकट कर रहा है। आज हमारी बात हुई परिवार के 2-3 लोगों से, हालांकि दोपहर के बाद से मीडिया को अलाउ नहीं किया गया कि वो परिवार के लोगों से बात कर सकें। 50 मीटर दूर ही मीडिया को रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह जो मेरी परिजनों से बात हुई, उनका ये कहना था कि
6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और छोटी मोटी नौकरी करके परिवार का गुजारा कर रही थी और उसी के कमाई से पूरा परिवार का खर्चा चलता था। लेकिन जिस तरीके से पूरा वाकया सामने हुआ, 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची, फिर उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, तो ये सारे सवाल परिवार के लोग खड़ा कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक इन सारे जांच रिपोर्ट को और कायदे से जांच नहीं हो जाती है तब तक जो है वो इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास जब पहुंची, पुलिस ने उनको दिखाया, पुलिस की बातचीत हुई, तो अब उस बातचीत में अभी जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसकी छोटी बहन ने रोते रोते मीडिया को बाइट दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस मौके पर उस तरीके से पहुंच जाती, मुस्तैदी दिखाती, तो हो सकता था उसकी बहन जो है वो जिंदा रहती। तो निश्चित तौर पर परिवार दुखी है, समाज दुखी है, आसपास के लोगों में भारी नाराजगी है और इसी की वजह से आज तमाम पुलिस का अमला भी हमको दिखाई दिया। अभी अंतिम संस्कार चल रहा है, एक तरफ की सड़क भी रोक दी गई है ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ न पहुंचने पाए, लेकिन अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से जो है वो पीड़िता के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। सबकी यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका। और आइए अब सीमा समृद्धि के पास चलते हैं। सीमा, आप तो निर्भया की वकील रही हैं, हाथरस मामले को आपने देखा है। इस मामले में जो अब तक जानकारियां सामने आई हैं, कानूनी मदद या कानूनी केस किस तरह से आप देख रही हैं इसे? मैम, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना पुलिस में जो सुल्तानपुरी के डीसीपी थे और एसीपी, उन लोगों की मैंने बातचीत सुनी। ये इन्होंने जो एफआईआर लॉन्च की है वो 304A में की है, गैर इरादतन हत्या। लेकिन मैम, जिस तरीके से अगर एक्सीडेंट हुआ तो हिडन अगर किसी को सडनली अगर चोट आएगी तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर होता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये चीज क्लियर है कि उसको घसीटा गया करीब 12-13 किलोमीटर, इसके वजह से उसकी डेथ हुई है बेटी की। ये मैटर डायरेक्टली 302 का है मैडम, क्योंकि गैर इरादतन हत्या में अगर सडनली किसी को चोट लगी और डेथ हो गई है, बट इंटेंशनली उस बेटी को घसीटना, क्योंकि जो दीपक हैं जिन्होंने पीसीआर वैन को फर्स्ट टाइम 100 नंबर कॉल किया, उनका कहना है कि करीब 100 मीटर का जब डिस्टेंस था कार का, तो मुझे आवाज आ रही थी कि कार में कुछ घसीटा जा रहा है साथ में। और जब वो उनके पास से निकली तो कहते एक डेड बॉडी नीचे कार के बराबर साथ में घसीटी जा रही थी। तो क्या जो उसमें एक्यूज्ड पर्सन है उनको नहीं पता था ये बात? उनको ये बात डेफिनेटली मैम पता होता। कोई पत्थर या कोई कंकर नहीं था, एक पूरी डेड बॉडी घसीटी जा रही है। डेफिनेटली कार के मूविंग में, कार की राइड में इम्पैक्ट पड़ा होगा, असर पड़ा होगा उस पर। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके उसमें इंटेंशनली उस बेटी को घसीटा है, ऐसा मुझे पूरे केस में प्रतीत होता है मैम। दूसरा, एफआईआर में सेक्शन 149 लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। या 5% है या 4%, 5 या 4% है तो 34 सेक्शन भी लगना चाहिए था कि इंटेंशनली सबने ऐसा किया है। तो मैम, ये लूप होल जो है, क्योंकि अगर ये मैटर 302 का बन रहा है और लगातार उस बेटी को घसीटा जा रहा है, 2 घंटे तक पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो इसमें सबसे पहले तो पुलिस को ही सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्योंकि जो ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैम, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एक्सीडेंटल केस ही बताएंगे। वो 302 का जैसे ही ये केस बनेगा तो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी इनकी होगी कि 1 जनवरी को जब इतना अलर्ट था, हाई अलर्ट रखा हुआ, सिक्योरिटी सेफ्टी आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी नजर में ये चीज कैसे नहीं आई? सीसीटीवी फुटेज से, कैमरा से ये चीज क्लियर हो रही है कि उस बेटी को कहां से कार से घसीटा जा रहा है। वो डेड बॉडी हम लोग देख पा रहे हैं उस बिटिया की। क्या जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं रोड पर, उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऑफिस में नहीं बैठा है मैम? क्या वो बाद में ही क्राइम होने के बाद उनको देखा जाएगा सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए? तो क्या पर्पज है? हम प्रिवेंटिव एक्शन तो ले ही नहीं रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमराज का कोई मतलब नहीं है। आप वेट कर रहे हैं कि पहले क्राइम हो जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम उनका यूज करेंगे, बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन इस तरीके का जो क्राइम हो रहा है उसके लिए हमने नहीं काम कर रहे हैं। तो पुलिस को भी ऐसा वर्क करना चाहिए। और मुझे लगता है मैम, जो अभी इनकी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उससे ये मैटर 302 का बन रहा है मैम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल से ये भी पता चली मैम कि एक और लड़की थी। आखिर उस लड़की ने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या कोई थ्रेटनिंग इशू था?
क्या इंटेंशनली इन लड़कों ने उस बेटी को मारा है या उसको हिट किया है और वो बॉडी को फंसाया है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन वो बेटी ने क्यों नहीं बताया, वो किससे डर रही थी, क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? तो इसमें कई एक एंगल मुझे लगता है मैम है, और डेफिनेटली अगर पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया, और फेयर इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पहले सस्पेंड किया जाए, अथॉरिटी किसी को दिया जाए, यहाँ पर रिपोर्ट जो गठित की जाए, इसमें पुलिस की पूरी टीम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू या कैसे भी इसमें हायर अथॉरिटी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो, तो शायद चीजें क्लियर होंगी, निकल करके आएंगी मैम। बिल्कुल सीमा, आपने तमाम जानकारी दी और एक बहुत अहम बात आपने कही कि सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर कौन कर रहा था, क्योंकि हम देश की जो दिल्ली की पुलिस है वो देश की राजधानी की पुलिस है, तो उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। हालांकि ये बाहरी दिल्ली की बात है कि वाकई में अगर क्राइम हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उससे इस अपराध को रोका जा सकता है, या कोई अगर इंजर्ड है तो उसकी मदद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा। फिलहाल ये पूरा मामला था जिसमें तमाम पहलू सामने आए और अब इस मामले में तफ्तीश जारी है। तो आगे बढ़ते हैं और एक ग्रेटर नोएडा का में भी एक एक्सीडेंट की खबर सामने आई है, आपको बताते हैं। ग्रेटर नोएडा जोन के कोतवाली बस स्टॉप के पास हुए एक हिट एंड रन केस में तेज रफ्तार से कार चला रहे युवकों ने कॉलेज की 3 छात्राओं को टक्कर मार दी और कार सवार युवक छात्रा को टक्कर मारने के बाद फरार हो गए। हादसे में एक बीटेक फाइनल ईयर की जो छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को अब तक होश नहीं आया था, उसका इलाज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है। अन्य छात्राओं को उपचार के बाद भेज दिया गया है। तो ये ग्रेटर नोएडा की बात है। अब आइए आपको आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 19 साल की छात्रा पर चाकू से उसको गोद कर हत्या कर दी गई। जो दोषी लड़का था वो जानने वाला था लड़की को और काफ़ी समय से उसे स्टॉक कर रहा था। पुलिस ने कॉलेज के सुरक्षा में खामी गिनाई है। लड़की की हत्या कॉलेज के जो कॉरिडोर है, गलियारे, वहाँ पर की गई है। हमलावर दूसरे कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है और अपने आप में इस पूरे मामले से बेंगलुरु में बहुत चिंता की स्थिति सामने हो गई कि किस तरह से कि प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है बेंगलुरु का, और ये लड़का जानने वाला था लड़की को, और किस तरह से कॉलेज के अंदर घुसकर कॉरिडोर में लड़की की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको एक जैन समाज से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताएंगे। जैन समुदाय ने जिस तरह से झांसी में और गुजरात में विरोध प्रदर्शन किया है, उनके पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा जो मामला है इस पर हम आपको जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात बेंगलुरु की है और हमने ब्रेक से पहले आपको खबर बताई किस तरह से यहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक 19 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। जो लड़का था लड़की को जानने वाला था, स्टॉकर था। हमारे सहयोगी नेहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए। नेहाल, क्या और डिटेल्स मिल रही है इस मामले की? देखिए, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। लय स्मिता की मां की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसी की बुनियाद पर और 2 आरोपी बनाए गए हैं। पहले पवन कल्याण को, जिसने चाकू मारा था लय स्मिता को, बाद में आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है स्थानीय अस्पताल में। और आरोपी नंबर 2 हमारे पीछे प्रेसिडेंसी कॉलेज है, इसके प्रबंधन को। इतनी बड़ी सुरक्षा है, किसी को भी यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन पवन कल्याण जो कि किसी दूसरे कॉलेज का छात्र था, आखिर उसको अंदर कैसे जाने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो यहाँ पर पता चला, उनके मुताबिक पवन कल्याण पिछले महीने जब से यहाँ दाखिला हुआ था लय स्मिता का, तब से वो लगातार यहाँ पे आता था और इसलिए उसको जाने दिया गया। लेकिन अभी इसकी तफ्तीश होनी है, इसकी पुष्टि होनी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर है कि इतने सारे सुरक्षा कर्मियों के बावजूद एक दूसरे कॉलेज का छात्र बगैर उसका आइडेंटिटी कार्ड भी चेक नहीं किया जाता है, उसको अंदर जाने दिया जाता है। ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। इस कैंपस के अंदर एक कोने में क्लासरूम है,
वहाँ जाता है, वहाँ से उस छात्रा को बाहर निकालता है। छात्रा ने किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। और उसके बाद कुछ दूर तक चलने के बाद कॉरिडोर में दोनों में बहस होती है और बहस के बाद वो अपने बैग से चाकू निकालता है और छात्रा पर हमला कर देता है। छात्रा भी खून से लथपथ होकर गिर जाती है। उसके बाद पवन कल्याण आत्महत्या करने की कोशिश करता है। दोनों जब ये सब कुछ आसपास साफ सफाई कर रहे हैं कर्मचारी देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं। फौरन दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने लय स्मिता को मृत घोषित कर दिया, लेकिन पवन कल्याण का फिलहाल इलाज चल रहा है। किस बात को लेकर झड़प हुई थी ये साफ नहीं है। पुलिस का कहना है कि जब वो बयान देगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी। दोनों बेंगलुरु के पास कोलार के रहने वाले हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते थे, एक ही इलाके के थे इसलिए। लेकिन इससे जो अभिभावक है वो निश्चित तौर पर काफ़ी चिंतित हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वो भेजते हैं, जहां वो काफ़ी मोटी फीस भी वो देते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह का हत्याकांड होता है तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता की बात है। बिल्कुल, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद निहाल बेंगलुरु से। और आगे बढ़ते हैं, आपको सूरत और झांसी से खबर बताते हैं। सूरत में जैन समुदाय के लोगों ने एक विशाल मौन रैली का आयोजन किया, जिसमें मांग की गई कि झारखंड के गिरिडीह स्थित सम्मेद शिखर तीर्थ और गुजरात के भावनगर के पालीताना तीर्थ को असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। बड़ी संख्या में जैन समुदाय के नेता और लोग इस रैली में शामिल हुए। रांची में भी जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। झारखंड सरकार की ओर से गिरिडीह जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। जो वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उनका इस संबंध में 3 तर्क है। एक तो उनका कहना है कि ये जो पर्यटक स्थल इसे घोषित किया गया है इस इलाके को, ये आज नहीं किया गया या कोई पिछले महीने नहीं किया गया, बल्कि 3.5 साल पहले 2019 फरवरी में इसे घोषित किया गया था। गजट नोटिफिकेशन 23 और अन्य स्थलों के साथ करीब 24 स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित किया गया था, जिसमें सम्मेद शिखर भी शामिल है। और उनका कहना है कि ये उनकी समझ से परे है कि आंदोलन आज की तारीख में क्यों हो रहा है। दूसरा उनका ये कहना है कि जो भी आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन के मद्देनजर अब जैन इस आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोगों को कहा गया है कि आप एक साथ मिलकर आएं। जो अलग अलग संगठन हैं सब एक साथ मिलकर आएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ राज्य के जितने भी आला अधिकारी हैं वो एक साथ उनसे मिलकर बातचीत कर इस समस्या का समाधान करेंगे। तीसरा उनका तर्क है कि अगर इसे कल को इस आंदोलन के दबाव में या जो भी भावनाएं जुड़ी हुई है उसके मद्देनजर इसे डी नोटिफाई कर भी दिया जाता है तो क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जो है मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करेगा। क्योंकि उनका कहना है कि जो राज्य में जो भी किसी भी तीर्थ स्थल पर कोई भी व्यक्ति आता है उसे पर्यटक के रूप में ट्रीट किया जाता है। ये न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में ये परिपाटी रही है। तो क्या केंद्र सरकार से उनका कहना है कि केंद्र सरकार से वो उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों में क्या एक अलग नोटिफिकेशन लाएगा कि जो लोग भी आ रहे हैं, जो भी तीर्थयात्री हैं, उसे पर्यटक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। और हेमंत सोरेन सरकार का यह भी कहना है कि भले ही बीजेपी सरकार ने इसे नोटिफाई किया हो, लेकिन उसके पीछे तर्क यही रहता है कि अगर आप किसी स्थल को, किसी धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करते हैं तो वहां पर जो भी विकास का काम होता है उसे पर्यटन विभाग उसका नोडल डिपार्टमेंट होता है। वो चाहे सड़क का निर्माण हो या अन्य कोई भी उससे जुड़ा हुआ कोई भी संबंधित मामला हो तो उसे पर्यटन विभाग उसे देखता है। पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर जी जो जैन धर्म का ही नहीं पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। और आज जो हम लोग दिगंबर जैन पंचायत से लेकर आज राजभवन तक आए हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य है कि झारखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो उसे पर्यटन स्थल घोषित किया है उसे तत्काल वापस ले
हमारी डिमांड है कि वो उसकी पवित्रता बनाए रखे, वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र से उसको अलग किया जाए। पर्यटन अगर होगा तो वहाँ मांस मदिरा दारू चलेगा, जो कि हमारे जो हम लोग निरामित समाज के लोग हैं, हम लोग माने आपको जमीन कंद भी नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ की धार्मिक पवित्रता बनी रहे। जैसे सब जानते हैं कि शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है और ये हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि शिखर जी के कण कण में हमारे प्राण बसते हैं। शिखर जी से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वो इतना पवित्र स्थल है कि हम किसी भी हालत में उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। तो देश की बात में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के बैनर तले चल रही इस हड़ताल में शामिल डॉक्टर कोविड-19 के दौरान किए गए कार्य का बकाया भुगतान और 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता और हॉस्टल की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। हालांकि डॉक्टर्स ने आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड में काम जारी रखा है। महाराष्ट्र में तकरीबन 7,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। और अब अरुणाचल प्रदेश आपको ले चलते हैं। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। कहा है कि हम शांति के साथ शक्ति के भी उपासक हैं। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए सियोम पुल का उद्घाटन किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए रणनीतिक तौर पर बने 100 मीटर लंबे इस अहम पुल का इस्तेमाल न केवल सैनिक करेंगे बल्कि आम लोगों को भी आवाजाही में काफी मदद मिलेगी। इसलिए रक्षा मंत्री ने यहीं से चीन को साफ साफ संदेश दिया। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फ्रेंडली यह संदेश दिया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। इस पुल के साथ ही रक्षा मंत्री ने 27 और बुनियादी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कहा कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी। इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। यह सही है कि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को काफी जोर शोर से मजबूत किया जा रहा है, ताकि जब जरूरत हो सेना और उसके संसाधन आसानी से सीमा पर पहुंच सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरा चीन को कड़ा संदेश देने के साथ साथ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में भी कामयाब होगा। सीमा पर बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने से सैनिकों का जीवन और आसान होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो आज 9 दिन के अंतराल के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा पुरानी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ शुरू की। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उनका प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। माथे पर तिलक, हाथ में गदा और कंधे पर हनुमान जी का पटका। राहुल गांधी अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले पुरानी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां वो लगभग 20 मिनट रुके। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन भी किए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, मत्था टेका और कुछ चढ़ा करके अपना निकल गए। तो चढ़ाया भी उन्होंने? हाँ, कुछ चढ़ाया उन्होंने।
चढ़ाया उन्होंने और आप लोगों ने उनको फिर मंदिर की तरफ से आप लोगों ने उनको प्रसाद दिया, टीका हमने लगाया। उनको पटका पहना के उनका स्वागत किया, उसके बाद हमने उनको गदा दे करके उनको विदा किया। राहुल गांधी की यात्रा 2020 के दंगा पीड़ित उत्तर पूर्वी दिल्ली से होकर गुजरी, जहां उनका समर्थन करने रॉ के पूर्व प्रमुख AK दुलत भी पहुंचे। दोपहर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के लोनी बॉर्डर पहुंच गई, जहां पर स्वागत के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे बड़े भाई जरा देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। राहुल गांधी यूपी तो पहुंच गए हैं, पर न उनके साथ चलने अखिलेश यादव पहुंचे, न जयंत चौधरी और न ही मायावती। सबने दूर से ही पत्र और ट्वीट कर राहुल गांधी को शुभकामनाएं भेज दी। हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जो हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने वो निभाई। हमने उनको आमंत्रित किया, आना ना आना उनका अपना निर्णय था। हम चाहते थे कि वो सब लोग शामिल हो इस यात्रा में, और हमारे आज भी दरवाजे खुले हैं, हम उनका इंतजार रहेगा। राहुल गांधी की यात्रा बागपत पहुंच गई है, जहां से बड़ौत और शामली होते हुए राहुल 5 तारीख को एक बार फिर हरियाणा में दाखिल होंगे। कांग्रेस को पता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश उनको बहुत कुछ नहीं देने जा रहा है, क्योंकि न अखिलेश का साथ मिला, न जयंत का और न मायावती का। यही वजह है कि जहां मध्य प्रदेश को 10 से ज्यादा दिन मिले, राजस्थान को 10 से ज्यादा दिन मिले, महाराष्ट्र को अच्छे खासे दिन मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां से सिर्फ 3 दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिए हैं। तो ये एक स्पष्ट संदेश है। बाकी लेकिन 2024 में वक्त है और राहुल गांधी सड़कों पे हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी भी मिशन 2024 में जुट गई है। अमित शाह के पूरे देश में ताबड़तोड़ राजनीतिक दौरे होने वाले हैं। सिर्फ जनवरी में वो 11 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं। पूरे देश में अमित शाह के कार्यक्रम, सिर्फ जनवरी में 11 राज्यों का दौरा करेंगे अमित शाह। 5-6 जनवरी को त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर का दौरा, 7 जनवरी को छत्तीसगढ़, झारखंड का दौरा, 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे पर अमित शाह, 16-17 जनवरी को उत्तर प्रदेश, बंगाल का दौरा, 28 जनवरी को कर्नाटक का दौरा, 29 जनवरी को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे गृहमंत्री। और देश की बात में आगे आपको बताएंगे क्यों सहमा सहमा सा रहा आज नारायणपुर, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आज कर्फ्यू जैसे हालात रहे। कल ही हमने आपको बताया किस तरह से 2 समाजों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिस पर नारायणपुर SP भी घायल हो गए थे। आज बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे तो उनको जाने से रोका गया। वहीं रायपुर में कांग्रेस की जन अधिकार रैली के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी बस्तर में आग लगाने का काम कर रही है। सोमवार को नारायणपुर तनाव में रहा। जिले के पुलिस कप्तान का सिर फट गया, चर्च पर पथराव हुआ। मंगलवार को जिला डरा सहमा रुका रहा। संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान जो पुलिस अधीक्षक सहित हमारा जो 4-5 जवान भी घायल हुआ, इलाज के पश्चात उनकी स्थिति अभी सामान्य है। बाकी जो पूरा इलाके में अतिरिक्त बल तैनात की जाकर अभी सिचुएशन को नियंत्रण में लिया गया और आसपास इलाके में लगातार पेट्रोलिंग जारी है। और इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसके भी साजिश है, उनका शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी।
बीजेपी नेताओं को पुलिस पहरे में नारायणपुर पहुंचने से रोक दिया गया। वो कांग्रेस पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बस्तर में आग लगा रही है। आदिवासी समाज हमारा ऐसा कभी नहीं करता। 10,000 की संख्या थी और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। एक ने भी कल तय उनको पलट के जवाब दिया हो तो बताएं। ये ईसाई मिशनरी के लोग आज पुलिस वालों को मार रहे हैं, एसपी को मार रहे हैं और हमारे आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर आज केस ये सरकार बना रही है। आज उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे। हमारे माननीय सांसद संतोष पांडे जी हैं, माननीय सांसद हमारे मोहन मंडावी जी हैं, हमारे महेश गागरा जी हैं, हमारे शिवरतन शर्मा जी और हमारे ननकीराम कंवर जी, ये सभी लोग हम लोग जा रहे थे। अभी आप दोनों आने वाले हैं। तो ये हम लोग को जाने के लिए रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस बात की जांच करना चाहती है? जांच दल गठित करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्मावलोकन करें कि स्थिति पैदा क्यों हुई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा कहीं पे भी धर्मांतरण होता है कानून का दरवाज़ा खुला हुआ है, तत्काल एफआईआर करवाइए। एफआईआर होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नारायणपुर मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत इड़का, जहां से विवाद की शुरुआत हुई, वहां मंगलवार को भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। नारायणपुर और आसपास के जिलों में कुछ दिनों से आदिवासी समाज ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में विवाद चल रहा है। पुलिस के पास पिछले 2 महीने के भीतर 50 से अधिक ऐसी शिकायतें मिली हैं। बस्तर के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर पिछले कुछ महीनों में कई बार हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं, टकराव की नौबत आ चुकी है और जिसके केंद्र में आदिवासी समाज ही है। कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।